स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 5 जुलाई 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि पेट्रोल के बाद अब डीजल की बारी। मोदी सरकार ला रही है 15% वाला नया फॉर्मूला। दरअसल बात है कि पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने के बाद अब मोदी सरकार डीजल को लेकर के एक क्रांतिकारी कदम उठाने की तैयारी में है। जब सरकार का लक्ष्य देश में वैकल्पिक ईंधन के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है ताकि आयातित ईंधन पर हमारी निर्भरता कम हो सके। अब सरकार डीजल में 15% तक आइसोब्यूटेनॉल मिलाने की अनुमति देने की योजना बना रही है। नितिन गडकरी ने इस बड़े बदलाव का संकेत दिया है। नितिन गडकरी का कहना है कि एथेनॉल को सीधे डीजल में मिलाना तकनीकी रूप से मुमकिन नहीं है, इसलिए सरकार एथेनॉल से आइसोब्यूटेनॉल बनाने की तकनीक पर तेजी से काम कर रही है। ये नया विकल्प न केवल डीजल की जगह लेगा बल्कि देश की ऊर्जा सुरक्षा को भी मजबूत करेगा। अब बिहार सरकार बिहार के हर गांव के हर परिवार से 1200 रुपये टैक्स वसूली की तैयारी में है। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने किया विरोध। दरअसल बात यह है कि बिहार के गांव में हर परिवार से सालाना 1200 रुपये टैक्स वसूली के प्रस्ताव को लेकर के नई बहस शुरू हो गई है। जब 16वें केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिश के तहत पंचायतों की अपनी आमदनी बढ़ाने और फिर उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय टैक्स व्यवस्था की बात सामने आई है। इसी के तहत हर परिवार की औसत 1200 रुपये सालाना वसूलने का प्रस्ताव चर्चा में है। इस प्रस्ताव के तहत पंचायतों को सफाई, स्ट्रीट लाइट, पेयजल और दूसरी स्थानीय सुविधाओं के लिए टैक्स या फिर शुल्क वसूलने की व्यवस्था से जोड़ा जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2026-27 से 2030-31 के बीच बिहार को करीब 52,000 करोड़ रुपए की फंड मिलने की संभावना है और इसका एक हिस्सा प्रदर्शन तथा पंचायतों की अपनी आय बढ़ाने जैसे मानकों से जुड़ा हो सकता है। वहीं पर बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने हर परिवार से सालाना 1200 रुपये टैक्स वसूलने की अनिवार्य शर्त का विरोध किया है। कौन है बीजेपी विधायक राजू सिंह जिन्हें हुई 4 साल की जेल, अब छिन जाएगी विधायकी? जाने पूरी कहानी। दरअसल बात यह है कि बिहार के साहेबगंज से बीजेपी विधायक राजू कुमार सिंह को दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने 2018 के हर्ष फायरिंग मामले में 4 साल की जेल की सजा सुनाई है। मामला 31 दिसंबर 2018 की न्यू ईयर पार्टी से जुड़ा है, जहां पर दिल्ली के वसंत कुंज स्थित एक फार्म हाउस में फायरिंग के दौरान डॉक्टर अर्चना गुप्ता को गोली लगी थी और बाद में उसकी जान चली गई थी। जब कोर्ट ने राजू सिंह को गैर इरादतन हत्या से जुड़े मामलों में दोषी ठहराया है। राजू कुमार सिंह बिहार के राजनीति में लंबे समय से सक्रिय हैं और फिलहाल मुजफ्फरपुर जिले की साहेबगंज विधानसभा सीट से विधायक हैं। इस मामले में कोर्ट ने उन्हें 4 साल की सजा के साथ पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपए देने का भी आदेश दिया है। इसके अलावा आर्म्स एक्ट से जुड़े मामले में अलग से 2 महीने की सजा की जानकारी सामने आई है। अब सबसे बड़ा सवाल उनकी विधायकी को लेकर के है। जनप्रतिनिधि कानून के तहत किसी सांसद या फिर विधायक को 2 साल या फिर उससे अधिक की सजा होने पर उसकी सदस्यता पर सीधा खतरा पैदा हो जाता है। राजू सिंह को 4 साल की सजा मिली है, इसीलिए उनकी विधानसभा सदस्यता जाने की स्थिति बन गई है। हालांकि आगे अपील और फिर उच्च अदालत से मिलने वाली कानूनी राहत उनके राजनीतिक भविष्य के लिए अहम होगी। प्याज खरीदने और बेचने वाले ध्यान दें, सरकार के इस फैसले से बदल गए हैं मंडियों में भाव, जब किसानों की हुई है मौज। दरअसल बात यह है कि प्याज किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने बफर स्टॉक के लिए प्याज की सरकारी खरीद कीमत बढ़ा दी है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक खरीद मूल्य में करीब 13% की बढ़ोतरी के बाद अब किसानों को 2125 रुपये प्रति क्विंटल तक का भाव मिलेगा। सरकार के इस फैसले का असर मंडियों में भी दिखाई देने लगा है और प्याज की कीमतों में बदलाव से किसानों को बेहतर दाम मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। सरकार ने यह कदम प्याज की सुस्त सरकारी खरीद और फिर बाजार की बदलती परिस्थितियों को देखते हुए उठाया है। बफर स्टॉक के लिए सरकार किसानों से प्याज खरीदती है ताकि जरूरत पड़ने पर बाजार में स्टॉक जारी करके की कीमतों को नियंत्रित किया जा सके। खरीद कीमत बढ़ने से किसानों के पास अपनी उपज बेचने का एक बेहतर विकल्प होगा और मंडियों में कम भाव मिलने की स्थिति में उन्हें कुछ राहत मिल सकती है। इस फैसले से खास करके उन प्याज उत्पादक किसानों को फायदा होने की उम्मीद है जो लंबे समय से बेहतर कीमत की मांग कर रहे थे। हालांकि अलग अलग मंडियों में प्याज का भाव गुणवत्ता, आवक और फिर स्थानीय मांग के हिसाब से अलग हो सकता है। सरकार की बढ़ी हुई खरीद दर से बाजार भाव को सराह मिलने और किसानों की आमदनी में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है।
नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग, पोस्टर में निशांत कुमार को बताया फ्यूचर लीडर ऑफ बिहार। दरअसल बात यह है कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर से पोस्टर के जरिए नई चर्चा शुरू हो गई है। जब पटना में जेडीयू कार्यालय के बाहर लगाए गए पोस्टर में नीतीश कुमार को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की मांग की गई है। जब पोस्टर में उनके लंबे राजनीतिक सफर और फिर बिहार के विकास में योगदान का जिक्र करते हुए उन्हें यह सम्मान देने की अपील की गई है। इस पोस्टर की सबसे खास बात यह है कि इसमें नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को भी प्रमुखता से जगह दी गई है। उन्हें फ्यूचर लीडर ऑफ बिहार यानी कि बिहार का भविष्य का नेता बताया गया है। पोस्टर में तीर निशान, तकदीर निशांत जैसे नारे के जरिए निशांत कुमार के राजनीतिक भविष्य को लेकर भी बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है। इस पोस्टर के सामने आने के बाद बिहार के सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। एक तरफ नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग उठाई जा रही है, तो दूसरी तरफ निशांत कुमार को भविष्य का नेता बताने से राजनीतिक उत्तराधिकारी की बहस भी तेज हो गई है। हालांकि ये पोस्टर जेडीयू का आधिकारिक रुख है या फिर किसी समर्थक की पहल, इसे लेकर के राजनीतिक चर्चा जारी है। किशनगंज के भारत नेपाल सीमा से सटे 22 गांव की बदलेगी तस्वीर, 52 करोड़ की 183 योजनाओं का प्रस्ताव केंद्र भेजा। दरअसल बात है कि बिहार के नेपाल सीमा से सटे किशनगंज जिले के 22 गांव जल्द ही विकास की एक नई तस्वीर पेश करने वाले हैं। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 के तहत इन सीमावर्ती गांवों के सर्वांगीण विकास के लिए करीब 52 करोड़ रुपए की लागत वाली 183 योजनाओं का खाका तैयार किया गया है। राज्य सरकार की हरी झंडी मिलने के बाद इस बड़े प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को भेज दिया गया है। केंद्र से हरी झंडी मिलते ही सीमावर्ती इलाकों में सड़क, शुद्ध पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा सेवाओं के विस्तार और फिर मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार की दिशा में बड़े पैमाने पर काम शुरू होगा। सीमावर्ती क्षेत्रों में सामुदायिक भवन, पुस्तकालय, हाई मास्ट लाइट और फिर मार्केटिंग यार्ड सहित अन्य आधारभूत संरचनाएं बनाई जाएगी। साथ ही स्थानीय लोगों के लिए आजीविका के नए अवसर विकसित करने पर विशेष जोर रहेगा। इस योजना के तहत ठाकुरगंज के 6, दिगल बैंक के 9 और टेरागाज के 7 गाँव को चुना गया है। बिहार में भरत तिवारी एनकाउंटर पर बढ़ गया एनडीए, विपक्ष से ज्यादा सत्ता पक्ष के नेताओं ने जताया विरोध। दरअसल बात है कि बिहार के भोजपुर में भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर को लेकर के सियासत लगातार गरमाती जा रही है। इस मामले में विपक्ष से ज्यादा सत्ता पक्ष के नेताओं ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं, जिससे एनडीए के अंदर ही अलग अलग राय सामने आ रही है। भाजपा के वरिष्ठ नेता अश्विनी चौबे समेत गठबंधन के कई नेताओं ने एनकाउंटर की निष्पक्ष जाँच और फिर जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भरत तिवारी के परिवार से मिलने भोजपुर पहुंचे और फिर न्याय दिलाने का भरोसा दिया है। दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने पुलिस कार्रवाई का समर्थन करते हुए एनकाउंटर को न्याय संगत बताया है। ऐसे में एक ही गठबंधन के नेताओं के अलग अलग बयानों ने एनडीए के भीतर मतभेद की चर्चा तेज कर दी गई है। इस मामले को लेकर के विपक्षी दल भी सरकार और फिर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन खास बात यह है कि सत्ता पक्ष के कई नेता भी खुल करके विरोध में सामने आए हैं। भरत तिवारी एनकाउंटर अब सिर्फ पुलिस कार्रवाई का मामला नहीं रह गया है, बल्कि बिहार की राजनीति में एनडीए की एकजुटता के लिए भी बड़ा मुद्दा बनता दिखाई दे रहा है। यह घर नहीं मंदिर है, राबड़ी देवी का बंगला खाली होने पर रो पड़ा समर्थक, जमीन की मिट्टी उठा करके साथ ले गया। दरअसल बात यह है कि बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास को खाली करने की प्रक्रिया के बीच एक आरजेडी समर्थक भावुक हो गया। आवास के बाहर पहुंचे समर्थक ने कहा कि ये उसके लिए सिर्फ एक घर नहीं बल्कि मंदिर है और यहाँ से लालू परिवार की कई यादें जुड़ी हुई हैं। इस दौरान वह रो पड़ा और फिर जमीन की मिट्टी उठा करके अपने साथ ले गया। यह समर्थक ने कहा कि वह इस मिट्टी को अपने घर में संभाल करके रखेगा, क्योंकि इस जगह से लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और फिर मीसा भारती की यादें जुड़ी हुई हैं। उसका कहना था कि यहाँ पर गरीब और फिर जरूरतमंद लोग अपनी समस्याएं लेकर के आते थे और उनकी बात सुनी जाती थी। समर्थक का ये भावुक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। वहीं पर समर्थक ने बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर बदले की राजनीति करने का आरोप लगाया है। उसने कहा है कि सत्ता के बल पर सरकारी बंगले खाली कराया जा सकता है, लेकिन लोगों के दिलों से लालू परिवार की पहचान नहीं मिटाई जा सकती है। राबड़ी देवी के सरकारी आवास को लेकर के चल रहा ये मामला अब बिहार की राजनीति में भी बड़ा मुद्दा बन गया है। सुरक्षा बहाली पर लालू यादव का पलटवार, कहा अन्याय करने वाले खुद बैकफुट पर आ गए। दरअसल बात है कि बिहार सरकार द्वारा
जेड कैटेगरी सुरक्षा बहाल किए जाने के बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने तीखा पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि उनके साथ अन्याय किया गया था और अब अन्याय करने वाले खुद बैकफुट पर आ गए हैं। जब सरकार ने लालू यादव और फिर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की जेड श्रेणी की सुरक्षा के लिए सुरक्षा फिर से बहाल कर दी है। साथ ही बुलेट प्रूफ गाड़ी की सुविधा भी दोबारा शुरू देने का फैसला किया गया है। इससे पहले सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव और फिर कटौती को लेकर के बिहार की राजनीति गर्मा गई थी, जब विरोध में लालू प्रसाद यादव और फिर राबड़ी देवी ने अपनी बची हुई सरकारी सुरक्षा भी वापस कर दी थी, जबकि तेजस्वी यादव भी सरकार के फैसले पर नाराजगी जताते हुए अपनी सुरक्षा लौटाने का कदम उठाया गया था। अब सरकार के नए फैसले के बाद सुरक्षा बहाली का मामला एक बार फिर से राजनीतिक चर्चा के केंद्र में आ गया है। जब सुरक्षा वापस मिलने पर लालू प्रसाद यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार पूरी तरह से बैकफुट पर है और जो अन्याय करता है उसे आखिरकार पीछे हटना पड़ता है। उन्होंने बंगला खाली कराए जाने के मामले पर भी नाराजगी जताई है और कहा है कि सरकार ने बहुत गलत किया है। ऐसे में जेड कैटेगरी सुरक्षा की बहाली के बाद भी लालू यादव और फिर सरकार के बीच सियासी टकराव कम होता नजर नहीं आ रहा है। बिहार में 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट की होगी स्थापना, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान। दरअसल बात है कि बिहार में लंबित आपराधिक मामलों के तेजी से निपटाने और फिर लोगों को जल्द न्याय दिलाने के लिए 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बोधगया में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान इसका बड़ा ऐलान किया है। सरकार का कहना है कि इस कदम से न्यायिक प्रक्रिया को तेज करने और फिर गंभीर मामले से के निपटारे में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार कानून व्यवस्था को मजबूत करने के साथ न्याय व्यवस्था को भी अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में काम कर रही है। 100 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने से अदालतों पर लंबित मामलों का बोझ कम होने की उम्मीद है और खास करके गंभीर तथा संवेदनशील मामलों की सुनवाई में तेजी आ सकती है। E20 पेट्रोल पर बड़ा अपडेट, सरकार ने अफवाहों पर लगाया विराम, एथेनॉल को बताया गेम चेंजर। दरअसल बात है कि देश में E20 पेट्रोल यानी कि 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर के चल रही बहस के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा स्पष्टीकरण दिया है। जब पेट्रोलियम मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर फैल रहे कई दावों को भ्रामक बताते हुए कहा कि E20 कार्यक्रम वैज्ञानिक परीक्षण और फिर विशेषज्ञ संस्थानों की जाँच के बाद लागू किया गया है। यह सरकार के मुताबिक इंजन खराब होने, बीमा रद्द होने और फिर ईंधन से कीड़े आकर्षित होने जैसे कई वायरल दावे का ठोस वैज्ञानिक आधार नहीं है। जब सरकार ने एथेनॉल ब्लेंडिंग को देश के लिए गेम चेंजर बताते हुए कहा कि इससे कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करने, विदेशी मुद्रा बचाने और फिर किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिल रही है। मंत्रालय का कहना है कि एथेनॉल केवल गन्ने से नहीं बल्कि मक्का, टूटे चावल और फिर दूसरे कृषि स्रोतों से भी तैयार किया जाता है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था और फिर किसानों को नया बाजार मिल सकता है। हालांकि माइलेज को लेकर के सरकार ने माना है कि कुछ गाड़ियों में मामूली अंतर देखने को मिल सकता है, लेकिन E20 के लिए अनुकूल वाहनों में बड़े नुकसान की आशंकाओं को खारिज कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि एथेनॉल मिश्रण भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने, प्रदूषण घटाने और फिर किसानों को फायदा पहुंचाने की दिशा में अहम कदम है। बारिश में सबसे ज्यादा फूड पॉइजनिंग किन चीजों से होती है? डॉक्टर ने बताया क्यों सिर्फ बाहर का खाना नहीं है जिम्मेदार। दरअसल बात है कि बारिश के मौसम में फूड पॉइजनिंग का खतरा तेजी से बढ़ जाता है, लेकिन इसके लिए सिर्फ बाहर का खाना जिम्मेदार नहीं होता। डॉक्टरों के मुताबिक घर में रखा बासी खाना, दूषित पानी, लंबे समय तक बाहर रखा दूध, दही, अध पका भोजन और ठीक से ना धोए गए फल सब्जियां भी पेट के गंभीर संक्रमण की वजह बन सकती है। नमी बढ़ने से बैक्टीरिया और फिर दूसरे रोगाणु तेजी से पनपते हैं। सबसे ज़्यादा खतरा उस खाने से होता है जिसे पकाने के बाद लंबे समय तक सामान्य तापमान पर छोड़ दिया जाए या फिर गलत तरीके से स्टोर किया जाए। घर की रसोई में गंदे हाथों से खाना बनाना, कच्चे और फिर पके भोजन के साथ रखना, दूषित पानी इस्तेमाल करना और फिर फ्रिज में कई दिनों पुराना खाना रखना भी फूड पॉइजनिंग का कारण बन सकता है। इसीलिए यह मानना गलत है कि केवल सड़क किनारे मिलने वाला खाना ही बीमारी फैलाता है। जी हाँ, बारिश में ताज़ा और फिर अच्छी तरह पका हुआ खाना खाने, साफ पानी पीने, फल सब्जियों को अच्छी तरह से धोने और बचे हुए भोजन को सही तापमान पर रखने की सलाह दी जाती है। अगर लगातार उल्टी, दस्त, तेज पेट दर्द, बुखार या फिर शरीर में पानी की कमी जैसे लक्षण दिखाई दें तो फिर इलाज में देरी नहीं करना चाहिए। LPG घरेलू गैस की कीमत 2000। PM मोदी के बयान ने सबको चौंकाया, बताया संकट के समय क्या हुआ।
दरअसल बातें हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक ऊर्जा संकट का जिक्र करते हुए घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों को लेकर के बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हालात ऐसे बने कि भारत में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत करीब 2000 रुपये तक पहुंच सकती थी, लेकिन सरकार ने इसका पूरा बोझ आम लोगों पर नहीं पड़ने दिया। जब पीएम मोदी के मुताबिक सरकार ने समय रहते कई बड़े फैसले लिए और फिर देश में ऊर्जा संकट जैसी स्थिति पैदा नहीं होने दी। पीएम मोदी ने बताया है कि वैश्विक तनाव और फिर सप्लाई में रुकावट के कारण एलपीजी की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में तेजी बढ़ोतरी हुई है। जहाँ ऐसे मुश्किल समय में भारत ने अलग अलग देशों से ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित की, घरेलू उत्पादन बढ़ाया और उपलब्ध गैस में घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी। यह सरकार का दावा है कि इन कदमों की वजह से दूसरे देशों जैसे कि गंभीर किल्लत भारत में नहीं हुई है और फिर आम परिवारों को राहत दी गई है। सरकार के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय लागत बढ़ने के बावजूद भी घरेलू उपभोक्ताओं को पूरी बाजार कीमत नहीं चुकानी पड़ी। बिहार में देसी मछलियों के संरक्षण को बढ़ावा, किसानों को 60% तक सब्सिडी देगी सरकार। दरअसल बातें हैं कि बिहार में विलुप्त होती देसी मछलियों के संरक्षण और फिर मत्स्य पालकों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार ने बड़ी पहल की है। जब राज्य में मत्स्य प्रजाति विविधीकरण योजना के तहत माइनर कार्प और फिर कैटफिश जैसी देसी प्रजातियों के पालन को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार का मकसद स्थानीय मछलियों के बीज उत्पादन को मजबूत करना और किसानों को बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत पात्र मत्स्य पालकों को इकाई लागत पर अधिकतम 60% तक सब्सिडी देने का प्रावधान है। योजना में देसी मछलियों की हैचरी, बीज उत्पादन और फिर पालन से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि किसानों को उचित दर पर गुणवत्तापूर्ण मछली बीज मिल सके और फिर दूसरे राज्यों पर निर्भरता कम हो सके। जब सरकार को उम्मीद है कि इस योजना से बिहार में देसी मछलियों का संरक्षण होने के साथ ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, मत्स्य पालन से जुड़े किसानों की आय बढ़ेगी और फिर स्थानीय बाजार में देसी मछलियों की उपलब्धता भी बेहतर हो सकेगी। कोटा जाने की नहीं पड़ेगी जरूरत, बिहार में बनेंगे आधुनिक कोचिंग हब, शिक्षा मंत्री का राजस्थान दौरा से मिलेगी बड़ी राहत। दरअसल बात है कि बिहार की प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। बिहार सरकार बिहार में कोटा की तरह आधुनिक कोचिंग हब विकसित करने की तैयारी कर रही है बिहार में ही, ताकि छात्रों को इंजीनियरिंग, मेडिकल और फिर दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए राजस्थान या फिर अन्य राज्यों का रुख न करना पड़े। इसके लिए शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी राजस्थान के कोचिंग मॉडल और फिर वहां की शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। यह सरकार की योजना है कि बिहार में ऐसी व्यवस्था कोचिंग केंद्र विकसित किया जाए जहां पर छात्रों को बेहतर पढ़ाई के साथ आधुनिक क्लासरूम, लाइब्रेरी, हॉस्टल, सुरक्षित माहौल और फिर दूसरी जरूरी सुविधाएं मिल सकें। यह राजस्थान दौरे के दौरान वहां के सफल मॉडल संसाधनों की व्यवस्था और फिर छात्रों को मिलने वाली सुविधाओं को समझा जाएगा ताकि बिहार के लिए एक बेहतर योजना तैयार किया जा सके। अगर ये योजना जमीन पर उतरती है तो फिर बिहार के हजारों छात्रों और फिर उनके परिवारों को बड़ी राहत मिल सकती है। अभी बड़ी संख्या में विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोटा और फिर दूसरे शहरों में जाते हैं, जैसे परिवारों पर पढ़ाई, किराया और फिर रहने खाने का अतिरिक्त खर्च पड़ता है। बिहार में बनेगा अपना नीति आयोग, हर जिले का अलग विकास प्लान और फिर बजट, सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा विजन। दरअसल बात है कि बिहार के विकास को नई दिशा देने के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा फैसला किया है। केंद्र की नीति आयोग की तरह बिहार में भी राज्य स्तरीय नीति आयोग जैसा एक नया आयोग गठन करने की तैयारी में है। यह आयोग साक्ष्य आधारित नीति निर्माण, सरकारी योजनाओं की निगरानी और फिर राज्य के अलग अलग क्षेत्रों के विकास के लिए सुझाव देने का काम करेगा। इस नई व्यवस्था की सबसे खास बात यह होगी कि बिहार के हर जिले की जरूरत और फिर क्षमता के हिसाब से अलग विकास योजना तैयार की जाएगी। यानी कि किसी जिले में कृषि, किसी में उद्योग, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य या फिर बुनियादी ढांचे की जरूरत को प्राथमिकता देकर के जिला स्तर पर विकास का रोड मैप बनाया जाएगा। इसके साथ ही जिला आधारित बजट की दिशा में भी काम करने की बात सामने आई है। बिहार में अब नहीं चलेंगे 15 साल पुराने सरकारी वाहन, रजिस्ट्रेशन खुद होगा रद्द, कबाड़ में तब्दील होंगी गाड़ियां। दरअसल बात है कि बिहार में 15 साल पुराने सरकारी गाड़ियों को लेकर के बड़ा फैसला लिया गया है। अब ऐसे सरकारी गाड़ी सड़कों पर नहीं चल सकेंगे और 15 साल की अवधि पूरी होते ही उनका रजिस्ट्रेशन खुद बहुत रद्द माना जाएगा। ये कार्रवाई केंद्रीय मोटरयान नियमावली के नियम के 52(1) के तहत की जाएगी और पुरानी गाड़ियों को चरणबद्ध तरीके से सरकारी बेरों से हटाया जाएगा। नए निर्देश के तहत केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नगर निकाय, पंचायत, सार्वजनिक उपक्रम और फिर अन्य सरकारी संस्थानों के 15 साल पुरानी गाड़ियों पर यह नियम लागू होगा। रजिस्ट्रेशन रद्द होने के बाद इन गाड़ियों का दोबारा नवीनीकरण नहीं किया जाएगा और इन्हें
अधिकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्रों पर भेज करके कबाड़ में तब्दील किया जाएगा। अगर आपसे भी किसी अधिकारी ने मांगी रिश्वत तो यहाँ करें शिकायत, टोल फ्री नंबर जारी, तुरंत होगा एक्शन। दरअसल बात यह है कि बिहार में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के खिलाफ सरकार ने सख्त कदम उठाया है। अगर कोई सरकारी अधिकारी या फिर कर्मचारी किसी काम के बदले रिश्वत मांगता है तो फिर आम लोग अब सीधे शिकायत दर्ज करा सकते हैं। निगरानी विभाग ने इसके लिए टोल फ्री नंबर जारी कर दिया है ताकि पीड़ित व्यक्ति बिना किसी परेशानी के भ्रष्टाचार की जानकारी संबंधित एजेंसी तक पहुँचा सके। शिकायतकर्ता रिश्वत मांगने वाले अधिकारी या फिर कर्मचारी से जुड़ी जानकारी टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर पर दे सकता है। शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच की जाएगी और फिर जरूरत पड़ने पर निगरानी टीम ट्रैप कार्रवाई भी कर सकती है। जब सरकार का मकसद सरकारी दफ्तरों में आम लोगों से अवैध पैसे मांगने वालों पर तेजी से कार्रवाई हो और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सके। ऐसे में अगर किसी अधिकारी या कर्मचारी की ओर से रिश्वत की मांग की जाती है तो फिर लोग निगरानी विभाग के टोल फ्री नंबर पर शिकायत कर सकते हैं। शिकायत करते समय संबंधित अधिकारी का नाम, विभाग, जगह और रिश्वत मांगने से जुड़ी जानकारी देना मददगार हो सकता है ताकि मामले में तुरंत और फिर प्रभावी कार्रवाई की जा सके। शराबबंदी के 10 साल बाद सूखे नशे की गिरफ्त में बिहार, आंकड़ों में भयावह तस्वीर। दरअसल बात है कि बिहार में शराबबंदी के करीब 10 साल बाद अब सूखे नशे को लेकर के गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। ताज़ा रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि साल 2015 के मुकाबले 2026 में गांजा, स्मैक और नशीली दवाओं की जब्ती कई गुना बढ़ गई है। जब शराब के विकल्प के रूप में युवा पीढ़ी के बीच गांजा, चरस, ब्राउन शुगर और फिर स्मैक जैसे नशीले पदार्थों की पहुंच बढ़ने की बात भी कही जा रही है, जिससे हालात चिंताजनक बताए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक नशे का नेटवर्क अब सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है बल्कि छोटे कस्बों और फिर गांवों तक फैलने का दावा किया गया है। जब नेपाल और झारखंड से सटे इलाके को ड्रग्स तस्करी के लिहाज से संवेदनशील बताया जा रहा है। पुलिस और दूसरी एजेंसियों की कार्रवाई में लगातार नशीले पदार्थ पकड़े जाने के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन बढ़ती जब्ती के आंकड़े इस अवैध कारोबार के फैलाव पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। सबसे बड़ी चिंता युवा पीढ़ी को लेकर के जताई जा रही है, यह क्योंकि सस्ता और फिर आसानी से उपलब्ध सूखा नशा उन्हें तेजी से अपनी गिरफ्त में ले सकता है। ऐसे में शराबबंदी के बाद बिहार में बदलते नशे के पैटर्न, सीमावर्ती तस्करी नेटवर्क और फिर नशीले पदार्थों की बढ़ती बरामदगी ने नई चुनौती खड़ी कर दी है। हालांकि जब्ती बढ़ने का मतलब केवल खपत बढ़ना नहीं होता, ये पुलिस कार्रवाई और फिर निगरानी बढ़ने का संकेत भी हो सकता है। बिहार में श्रावणी मेले पर कांवड़ियों के लिए होगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं, ड्रोन, लेजर शो, स्पेशल लाइटिंग समेत ऐसी होगी व्यवस्था। दरअसल बात है कि बिहार में 30 जुलाई से शुरू होने वाले विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की तैयारी अंतिम चरण में पहुंच गई है। इस बार कांवड़ियों और फिर श्रद्धालुओं के लिए वर्ल्ड क्लास सुविधाएं देने की तैयारी में है, जहां मेला क्षेत्र में टेंट सिटी, शुद्ध पेयजल, स्नान घर, शौचालय, निर्बाध बिजली और फिर बेहतर सुरक्षा व्यवस्था के साथ कांवड़िया पथ पर विशेष साफ सफाई और फिर रोशनी की व्यवस्था की जाएगी। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कांवड़िया पथ पर हेल्पलाइन नंबर वाले साइनेज लगाए जाएंगे। यह गंगा घाटों पर विशेष बैरिकेडिंग होगी और 24 घंटे में पुलिस पेट्रोलिंग की व्यवस्था रहेगी। टेंट सिटी में कांवड़ स्टैंड, सूचना केंद्र और फिर दूसरी जरूरी सुविधाएं मिलेगी, जबकि जीविका की ओर से दीदी की रसोई के जरिए स्वच्छ और फिर किफायती भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। इस बार मेले का सबसे बड़ा आकर्षक सुल्तानगंज स्थित बाबा अजगैबीनाथ मंदिर के पास होने वाला भव्य ड्रोन और फिर लेजर शो होगा, जो कांवड़िया पथ पर स्पेशल लाइटिंग, आकर्षक सजावट और फिर भव्य प्रवेश द्वार बनाए जाएंगे। नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग, पटना में लगे पोस्टर, निशांत बिहार का भविष्य। दरअसल बात यह है कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर से नीतीश कुमार को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की मांग तेज हो गई है। जब पटना की सड़कों पर इस मांग को लेकर के बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं, जिन्हें नीतीश कुमार के लंबे राजनीतिक सफर और फिर करीब 20 वर्षों के शासनकाल को जन सेवा की मिसाल बताया गया है। यह पोस्टरों के सामने आने के बाद बिहार के सियासी गलियारों में नई चर्चा शुरू हो गई है। सबसे ज्यादा चर्चा पोस्टर में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर के हो रही है। पोस्टर में उन्हें फ्यूचर लीडर ऑफ बिहार यानी कि बिहार का भविष्य बताया गया है। नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग पहली बार नहीं उठी है, इससे पहले भी कई बार नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग उठ चुकी है। खास करके जेडीयू नेताओं की तरफ से ये मांग उठाई गई है।
भरत तिवारी को श्रद्धांजलि देने नेपाल से निकला युवक 242 किलोमीटर पैदल यात्रा करके भोजपुर जिला में किया प्रवेश। दरअसल बात है कि भरत तिवारी को श्रद्धांजलि देने के लिए नेपाल से पैदल निकले एक युवक ने 242 किलोमीटर की लंबी यात्रा पूरी करते हुए बिहार के भोजपुर जिले में प्रवेश किया है। युवक की पहचान नेपाल के सप्तरी जिले के रहने वाले रुपेश कुमार के रूप में हुई है, जो भरत तिवारी के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए पैदल सफर पर निकले। रिपोर्ट्स के मुताबिक रुपेश कुमार नेपाल से लगातार पैदल यात्रा करते हुए भोजपुर पहुंचे। 242 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद उनके भोजपुर जिले में प्रवेश करते ही ये अनोखी यात्रा चर्चा का विषय बन गई। इतनी लंबी दूरी पैदल तय करने के पीछे उनका मकसद भरत तिवारी को श्रद्धांजलि अर्पित करना बताया जा रहा है कि रुपेश कुमार का अंतिम लक्ष्य भोजपुर के बिलोटी गांव पहुंचना है, जहां पर वे भरत तिवारी को श्रद्धांजलि देंगे। नेपाल से शुरू हुई उनकी ये पैदल यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही है और फिर स्थानीय लोगों के बीच भी इसे लेकर के काफ़ी चर्चा हो रही है। पूर्णिया के कनकई नदी का कटाव निरोधक कार्य पूरी तरह से सुरक्षित, केवल 15 से 20 मीटर हिस्से में दिखा कटाव, जल संसाधन विभाग। दरअसल बात है कि पूर्णिया जिला में कनकई नदी पर कराए गए कटाव निरोधक कार्य को लेकर के जल संसाधन विभाग ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। विभाग के मुताबिक कटाव निरोधक कार्य पूरी तरह से सुरक्षित हैं और केवल 15 से 20 मीटर की एक सीमित हिस्से में कटाव देखने को मिला है। विभाग ने बड़े पैमाने पर कार्य क्षतिग्रस्त होने की बात को गलत बताया है। जल संसाधन विभाग का कहना है कि प्रभावित हिस्सों की जानकारी मिलते ही अधिकारियों और फिर अभियंताओं की टीम ने स्थिति का जायजा लिया। विभाग के अनुसार नदी के जलस्तर और फिर तेज बहाव के कारण सीमित हिस्से में कटाव हुआ है, जबकि बाकी कटाव निरोधक संरचना सुरक्षित बनी हुई है। संबंधित क्षेत्र पर लगातार नजर रखी जा रही है। विभाग ने यह भी कहा है कि जहां 15 से 20 मीटर हिस्से में कटाव दिखा है, वहां पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है ताकि स्थिति को नियंत्रित रखा जा सके। कनकई नदी के आसपास के संवेदनशील इलाकों की निगरानी भी जारी है और विभाग ने दावा कर दिया है कि कटाव निरोधक कार्य को लेकर के स्थिति नियंत्रण में है। बिहार के सरकारी स्कूलों में 7 जुलाई से होगी 1 से 8वीं की तिमाही परीक्षा, SCERT ने जारी किया शेड्यूल। दरअसल बात है कि बिहार के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8वीं तक की बच्चों की प्रथम त्रैमासिक परीक्षा 7 जुलाई से शुरू होने जा रही है। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षित परिषद यानी कि SCERT ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। ये परीक्षा 7 जुलाई से 13 जुलाई तक आयोजित की जाएगी। इस जारी कार्यक्रम के मुताबिक अलग अलग कक्षाओं के लिए निर्धारित तिथियों पर परीक्षा आयोजित होगी। कक्षा 1 और फिर 2 के बच्चों का मूल्यांकन मौखिक रूप से किया जाएगा, जबकि कक्षा 3 से 8वीं तक के बच्चों की लिखित परीक्षा होगी। परीक्षा को लेकर के स्कूलों को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी कर दिया गया है। बिहार के लाल वैभव सूर्यवंशी का टीम इंडिया में डेब्यू, सचिन का तोड़ा रिकॉर्ड। दरअसल बात है कि बिहार के लाल वैभव सूर्यवंशी ने इतिहास रचते हुए टीम इंडिया के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू कर लिया है। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे T20 मुकाबले में उन्हें भारत की प्लेइंग 11 में मौका मिला है और इसी के साथ वे भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले सबसे कम उम्र के पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। वैभव सूर्यवंशी ने महज 15 साल 99 दिन की उम्र में टीम इंडिया के लिए डेब्यू किया है। इसके साथ ही उन्होंने महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का दशकों पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। सचिन तेंदुलकर ने 1989 में 16 साल की उम्र में भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था। आपको बता दूं कि समस्तीपुर बिहार से आने वाले वैभव सूर्यवंशी की इस उपलब्धि से पूरे बिहार में खुशी का माहौल है। कम उम्र में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से पहचान बनाने वाले वैभव सूर्यवंशी अब सीनियर टीम इंडिया तक पहुंच चुके हैं और उनका ये ऐतिहासिक डेब्यू बिहार के साथ साथ भारतीय क्रिकेट के लिए एक भी बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। बिहार के फल उत्पादक किसानों के लिए खुशखबरी, राइपनिंग चैम्बर बनाने के लिए 35% सब्सिडी देगी सरकार। दरअसल बात है कि बिहार के फल उत्पादक किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। राज्य सरकार अब राइपनिंग चैम्बर स्थापित करने के लिए 35% अनुदान देगी। योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को अधिकतम 35,000 रुपये प्रति मीट्रिक टन क्षमता तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिससे किसानों को फलों को वैज्ञानिक और फिर सुरक्षित तरीके से पकाने की सुविधा मिल सकेगी। राइपनिंग चैम्बर में तापमान, नमी, हवा के प्रवाह और फिर
एथिलीन गैस की नियंत्रित करके फलों को समान रूप से पकाया जाता है। इससे कैल्शियम कार्बाइड जैसे हानिकारक रसायनों के इस्तेमाल से बचा जा सकेगा और फलों की गुणवत्ता, रंग, स्वाद और फिर शेल्फ लाइफ बेहतर होने की उम्मीद है। इसका सीधा फायदा केला समेत दूसरे फल उत्पादक किसानों को मिल सकता है। इस योजना का लाभ फल उत्पादकों के साथ किसान उत्पादक संगठनों यानी कि EPO, सहकारी समितियों, महिला स्वयं सहायता समूह और फिर उद्यमियों को भी मिल सकता है। बिहार को दिसंबर तक मिलेगा एक और शानदार 4 लेन पुल, पटना हाजीपुर सफ़र होगा आसान। दरअसल बात है कि बिहार को इस साल दिसंबर तक एक और शानदार 4 लेन पुल मिलने की उम्मीद है। जब पटना और फिर हाजीपुर के बीच गंगा नदी पर महात्मा गांधी सेतु के समानांतर बन रहे नए 4 लेन पुल का निर्माण तेजी से चल रहा है। करीब 2,926 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना को दिसंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ये नया पुल पटना को हाजीपुर और फिर उत्तर बिहार से जोड़ने में अहम भूमिका निभाएगा। जब पुल के चालू होने से महात्मा गांधी सेतु पर वाहनों का दबाव कम होने की उम्मीद है और रोजाना जाम से परेशान यात्रियों को बड़ी राहत मिल सकती है। खास करके पटना से हाजीपुर, मुजफ्फरपुर और फिर उत्तर बिहार के दूसरे जिलों की ओर जाने वाले लोगों का सफर आसान होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बड़े प्रोजेक्ट पर तेजी से काम किया जा रहा है और फिर तय समय सीमा के भीतर इसे पूरा करने की तैयारी में है। नए 4 लेन पुल के तैयार होने के बाद पटना हाजीपुर के बीच कनेक्टिविटी और मजबूत होगी, साथ ही गंगा पार करने वाले लाखों यात्रियों के लिए एक नया और बेहतर रास्ता उपलब्ध हो सकेगा। बिहार में 700 साल से खड़ा है ये बरगद का पेड़, अब वैज्ञानिकों के खुलासे ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। दरअसल बात यह है कि बिहार के मुंगेर जिला में मौजूद एक विशाल बरगद के पेड़ को लेकर के वैज्ञानिकों ने बड़ा खुलासा किया है। वैज्ञानिक जांच में इस पेड़ की उम्र करीब 700 साल आंकी गई है और इसे अब तक वैज्ञानिक तरीके से सही उम्र निर्धारित किया गया है। दुनिया का सबसे पुराना बरगद का पेड़ बताया जा रहा है। इस खोज ने बिहार के इस ऐतिहासिक पेड़ को पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना दिया है। वैज्ञानिकों ने पेड़ की उम्र का पता लगाने के लिए हाई प्रिसीजन रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीक का इस्तेमाल किया है। रिसर्च टीम का नेतृत्व डॉक्टर त्रिना बोस ने किया है और फिर लकड़ी के नमूने की जांच के बाद पेड़ की उम्र करीब 700 साल सामने आई है। बिहार की 13 नाबालिग बच्चियों को देह व्यापार के अड्डे से कराया गया मुक्त, रोजाना करती थी 8 से 10 ग्राहकों को खुश। दरअसल बात यह है कि बिहार की 13 नाबालिग बच्चियों को पश्चिम बंगाल के एक देह व्यापार के एक अड्डे से मुक्त कराया गया है। पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर के इस्लामपुर थाना क्षेत्र में देह व्यापार के एक अड्डे पर मारे गए छापे में पुलिस ने बिहार की 13 नाबालिग बच्चियों सहित कुल 17 बच्चियों को मुक्त कराया गया। मुक्त कराई गई अन्य लड़कियों में 3 पश्चिम बंगाल की जबकि 1 असम की है। इनमें से सबसे छोटी बच्ची 11 साल की है जो कि किशनगंज जिले की रहने वाली है, जबकि अन्य बच्चियां बिहार के अलग अलग जिलों की है। इन सभी की उम्र 13 से 17 साल के बीच है। सभी बच्चियों को बाल कल्याण समिति के संरक्षण में भेज दिया गया है, जहां पर काउंसलिंग के बाद उन्हें सुरक्षित आश्रय गृह भेज दिया गया है। सिर्फ 30 दिन के लिए पूरी तरह छोड़ दे चीनी तो शरीर में क्या होगा बदलाव? 5 जादुई बदलाव होंगे। दरअसल बात है कि अगर कोई व्यक्ति 30 दिनों तक खास करके मिठाई यानी कि चीनी, कोल्ड ड्रिंक्स, मीठी चाय, कॉफ़ी और ज़्यादा चीनी वाले पैकेज्ड फूड से दूरी बना ले तो शरीर में कई सकारात्मक बदलाव दिख सकते हैं। सबसे पहले बार बार मीठा खाने की इच्छा कम हो सकती है और दिन भर की ऊर्जा पहले से ज़्यादा स्थिर महसूस हो सकती है। शुरुआत के कुछ दिनों में क्रेविंग, चिड़चिड़ापन या फिर थकान भी महसूस हो सकती है। दूसरा बड़ा बदलाव वजन और फिर ब्लड शुगर कंट्रोल में देखने को मिल सकता है। अतिरिक्त चीनी कम करने से कुल कैलोरी सेवन घट सकता है जिससे वजन नियंत्रित करने में मदद मिलती है। इसके अलावा कुछ लोगों में पेट फूलने की समस्या कम हो सकती है, पाचन बेहतर महसूस हो सकता है और त्वचा पर भी सकारात्मक असर दिखाई दे सकता है। हालांकि ये बदलाव हर व्यक्ति में एक जैसा नहीं होते हैं। किशनगंज जिले में नशा तस्करी के खिलाफ पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स यानी एनटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में एक अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्करी गिरोह का खुलासा किया गया है। इस कार्रवाई के दौरान 2 कथित तस्करों को गिरफ्तार किया गया है और उनके कब्जे से भारी मात्रा में स्मैक बरामद की गई है।
जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि पश्चिम बंगाल से स्मैक की एक बड़ी खेप किशनगंज के पौआखाली क्षेत्र में पहुंचने वाली है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए एसडीपीओ के नेतृत्व में एएनटीएफ और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम का गठन किया गया। इसके बाद एलआरपी चौक के पास सर्विस लेने में विशेष वाहन जांच अभियान शुरू किया गया। जांच के दौरान पुलिस की नजर दो संदिग्ध व्यक्तियों पर पड़ी जो एक काले रंग के बैग का आदान प्रदान कर रहे थे। पुलिस ने तुरंत घेराबंदी कर दोनों को पकड़ लिया। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में उनकी तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान बैग से कुल 516.81 ग्राम हीरोइन, जिसे स्मैक भी कहा जाता है, बरामद हुई। इसके अलावा 9,672 रुपए नगद और 3 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए। पुलिस के अनुसार बरामद स्मैक की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ 3 लाख रुपए आंकी गई है। पूछताछ के दौरान एक आरोपी ने बताया कि वो पश्चिम बंगाल के मालदा से ये खेप लेकर किशनगंज पहुंचा था और इसे दूसरे व्यक्ति को सौंपने वाला था। प्रारंभिक जांच में ये भी सामने आया है कि दोनों आरोपी लंबे समय से एक संगठित नेटवर्क के माध्यम से बिहार, पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े हुए थे। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है। ये पता लगाया जा रहा है कि इस गिरोह से और कौन कौन लोग जुड़े हैं, नशे की खेप कहां से लाई जाती थी और किन किन राज्यों तक इसकी आपूर्ति की जाती थी। इसके साथ ही अपराध से अर्जित संपत्तियों और नेटवर्क के आर्थिक स्रोतों की भी जांच शुरू कर दी गई है। इस मामले में पौआखाली थाना में एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि नशा तस्करी के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और इस अवैध कारोबार में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल दोनों गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इसके बारे में आपका क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। किशनगंज पहुंचे बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने शनिवार को कई राजनीतिक और राष्ट्रीय मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को दोबारा जेड श्रेणी सुरक्षा दिए जाने के फैसले का स्वागत किया। वहीं तेजस्वी यादव के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि उनके पास अब कोई काम नहीं बचा है और वे एनडीए में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा मंत्री ने जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान से जुड़े मुद्दों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कई अहम राजनीतिक और राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए राज्य और देश से जुड़े विभिन्न विषयों पर सरकार का पक्ष रखा। सबसे पहले उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को दोबारा जेड श्रेणी सुरक्षा दिए जाने के फैसले का स्वागत किया। मंत्री ने कहा कि किसी भी वीआईपी की सुरक्षा का फैसला राजनीतिक आधार पर नहीं बल्कि सुरक्षा एजेंसियों और गृह विभाग की समीक्षा के बाद लिया जाता है। उन्होंने बताया कि सुरक्षा समिति समय समय पर सभी महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करती है और उसी की अनुशंसा के आधार पर सुरक्षा बढ़ाई या घटाई जाती है। इस दौरान जब पत्रकारों ने राजद नेता तेजस्वी यादव के उस बयान पर सवाल किया जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को केंद्र सरकार में उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात कही थी, तो मंत्री ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के पास अब कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वह इस तरह के बयान देकर एनडीए के भीतर भ्रम और फूट पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि एनडीए पूरी तरह एकजुट है और सरकार मजबूती के साथ काम कर रही है। पत्रकार वार्ता के दौरान जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला समेत कुछ नेताओं द्वारा पाकिस्तान के साथ बातचीत की मांग से जुड़े सवाल पर भी मंत्री ने अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि देश की जनता सब कुछ देख रही है। उनके अनुसार जो लोग पहले धारा 370 का समर्थन करते थे वही आज पाकिस्तान के साथ बातचीत की वकालत कर रहे हैं। मंत्री ने ऐसे बयानों की आलोचना करते हुए कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर सभी को जिम्मेदारी के साथ अपनी बात रखनी चाहिए। पत्रकार वार्ता के दौरान मंत्री ने राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं
और प्रशासनिक कार्यों पर भी संक्षिप्त चर्चा की। वहीं राजनीतिक मुद्दों पर दिए गए उनके बयानों की अब प्रदेश की राजनीति में भी चर्चा शुरू हो गई है। फिलहाल मंत्री के इन बयानों पर विपक्ष की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है, इस पर सभी की नजर बनी हुई है। इस पर आपका क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं।